हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSS नेचुरल साइंस के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर हम जो आज सोल्व करेंगे वो है 2021 का क्वेश्चन पेपर है वो। ठीक है, उसमें जो सेकंड पार्ट आता है नेचुरल साइंस का वो सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन उसमें 100 मार्क्स का होता है वो, उसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं हमारा पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 60 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में मास m की वैल्यू दे रखी है कितनी? 60 ग्राम। ठीक है, और स्पीड दे रखी है यानी u की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता है हम किसी चीज़ को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, उसकी एक पॉइंट के ऊपर आने के बाद क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है -mgh। एच क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है, ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दे रखी। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मोशन इक्वेशन, तीन इक्वेशन पढ़ी थी हमने मोशन की। ठीक है, उनका यूज़ करेंगे हम। तो कौन सी यूज़ करेंगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। इसका यूज़ करेंगे। एस यहाँ क्या है? एस का मतलब है हाइट। तो यहाँ से फॉर्मूले से क्या आएगा? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अब देखो क्वेश्चन में हमें पता है जब किसी पॉइंट पे पहुंचेगा और नीचे से ऊपर फेंकेंगे किसी चीज़ को, एक पॉइंट के ऊपर आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो वी की वैल्यू जीरो माइनस यू की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10। तो 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू, और किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब अर्थ से दूर जाएगी तो हम जी की वैल्यू क्या लेनी है? माइनस लेनी है। और जब वो अर्थ की तरफ आएगी तो हमें जी की वैल्यू क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 10 जी की वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 100। ठीक है, नीचे आएगा 2 इंटू 10 20, और कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 5 मीटर। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जो एस की वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 मीटर आई। ठीक है, तो हमारी हाइट आ गई। ठीक है, डब्ल्यू का फॉर्मूला था डब्ल्यू इज इक्वल टू -mgh। मास कितना दे रखा है? 60। ठीक है, क्या करेंगे? इसको ग्राम में दे रखा है, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 5। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 माइनस, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई -3 जूल। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा -3 जूल। अब देखो ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है? ये चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये चैप्टर ग्रेविटेशन में से है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन 9th क्लास में आता है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन इसका लेवल है 9th क्लास का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है। इसमें रेजिस्टेंस की जो है रिलेशन दे रखी है किसके साथ? लेंथ के साथ। अब हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला सबको पता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, आर इसमें रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ये पहले इनमें से हमें स्टेटमेंट बतानी कौन सी इनकरेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन वायर। ठीक है, ये बात ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। फॉर्मूले में देख लो, अब आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी बात ठीक है कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का नेगेटिव नहीं हो सकता। अब चौथी स्टेटमेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब इसमें ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। इसमें देखो अब रो एल बाय ए, इन दोनों की रिलेशन क्या आ रही है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस किसके? क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसमें कह रहा है डायरेक्टली, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, यानी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डैश ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स विच ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। ठीक है, अब ऑप्टिक फाइबर किस में होते हैं? 1 मिलियन आई के अंदर, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4 रेटिना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए सॉलिड फ्लोटिंग विद ए पार्ट ऑफ इट इन द फ्लूइड। यानी कह रहा है कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट उसका फ्लूइड के अंदर है, जैसे ये कोई पानी है किसी कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। पहली स्टेटमेंट कह रहा था ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। दूसरी स्टेटमेंट, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल्स द वेट ऑफ द सॉलिड। अब फ्लोट कब करेगा? जब क्या होगा, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? बराबर होगी। अगर उस सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी? फ्लूइड से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा पानी के अंदर। ठीक है, याद रखना, जब भी किसी फ्लूइड के अंदर कोई सॉलिड डालेंगे हम या कोई भी चीज़ डालेंगे ना, अगर उसकी डेंसिटी, इस सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है तो क्या होगा? ये डूब जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी डेंसिटी कम है, यानी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तब ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ठीक है, और अगर इसकी डेंसिटी इसके बराबर है तब ये क्या करेगा? ना फ्लोट करेगा ना सिंक यानी पार्शली फ्लोट करेगा। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत उसका हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है? इसमें पहले जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें क्या है? ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और दूसरी सही बात है कि द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इक्वल्स द वेट ऑफ द सॉलिड। दोनों का जो पानी बाहर निकला, उस सॉलिड ने जो पानी बाहर निकाला उसका वो किसके बराबर है? उस सॉलिड के वेट के बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा? पहली स्टेटमेंट, ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से को बतानी कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है
द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ साउंड इज ऑलवेज अ साइन वेव, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड इज नेवर ए साइन वेव, द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड इज नॉट ऑलवेज ए साइन वेव, ए प्योर साइन वेव हैज़ ए यूनिक फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो इनमें से जो स्टेटमेंट ठीक है वो है स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 कि साइन जो भी साउंड जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ऑलवेज क्या है, हमेशा साइन वेव प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। और प्योर साइन वेव की क्या होती है? यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? 4, ओनली 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से बतानी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी इज डीसी, ये ठीक है। पीपल हु एक्सीडेंटली केम इन कॉन्टैक्ट विद एसी आर फ्लंग अफार, यानी दूर जाके गिरते हैं जब भी किसी को एसी से करंट लगता है, तो ये भी ठीक है। डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर दैन दोज दैट यूज़ एसी, ये स्टेटमेंट गलत लग रही है। ठीक है, क्योंकि एसी स्ट्रॉन्गर होती है डीसी से। अब इसमें देखो, द करंट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट एट होम इज एसी, ये भी ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी? थर्ड वाली, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन इज। अब देखो, ये जो टेम्परेचर दे रखा है ना 4 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में बात करें तो कितनी होगी ये, यानी ये होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस टेम्परेचर बात कर रहा हूँ मैं? 4 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या सेम रहेगी। तो इसमें क्या होगी? जो वाटर की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ये सेकंड ठीक है, 1 × 10⁻³ यानी ये कितना हो गया? 1000 ही हो गया ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका 7 का 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ए ह्यूमन ईयर इज ऑब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, यानी इनमें से कौन से पैरामीटर यूज़ करते हैं हम साउंड को डिफाइन करने के लिए? ह्यूमन आई जो सुनता है साउंड को, उसको कैसे डिफाइन करता है? तो कैसे आएगा? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? तीनों का ही यूज़ होता है। देखो, फ्रीक्वेंसी पिच से रिलेटेड है, और लाउडनेस पूछेंगे तो हम लाउडनेस रिलेटेड होती है एम्पलीट्यूड से, याद रखना है। ठीक है, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी पिच के ऊपर, यानी अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी, लाउडनेस ज़्यादा तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा, ये याद रखना। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में, डीबी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, 1, 2, 3, तीनों ही का यूज़ करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाउ कैन बायोमास बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बायोमास को हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं? बाय बर्निंग ड्राई बायोमास, यानी जला के उसको, सूखे बायोमास को। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बायोमास जनरली क्या होता है? गोबर, गोबर की बात हो रही है, गोबर गैस बोलते हैं ना, गोबर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब क्या रहा है? उसको हम एक तो जलाते हैं गोबर को, सबको पता है। ठीक है, एक उसको डिकम्पोज करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके जो उस ऐसे यूज़ करते हैं उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा, 9th का, बोथ 1 and 2 दोनों ही फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट 10th, एन एलिवेटर वेगिंग 500 kg इज टू बी लिफ्टेड अप एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.25 मीटर पर सेकंड, व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड? जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये कैपिटल जी नहीं है, स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयर इज नो फ्रिक्शनल लॉस। कैपिटल जी क्या होता है? कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg - 2, ये होती है उसकी वैल्यू। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? इसमें हमें निकालना है पावर उस मोटर की, किस में? हॉर्स पावर में। अब देखो, पावर कैसे निकालेंगे हम? पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? mg, और v एज इट इज़। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है हमें मास दे रखा है m की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी v की वैल्यू, और g की वैल्यू दे रखी है 9.8। तो फॉर्मूले में पुट करते, फॉर्मूला आएगा पावर इज इक्वल टू mgv, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है? 500, g की वैल्यू 9.8, v की वैल्यू 0.25। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1225 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। इसमें आ गई। अब हमसे पूछ किस में रहा है वो क्वेश्चन, जो हमारे आंसर सारे किस में है? हॉर्स पावर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। जो हमारा 1 हॉर्स पावर होता है वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। अब क्या करेंगे हम? उसको वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी जो पावर आई थी कितनी आई थी? 1225, इसको डिवाइड कर देंगे 746 से, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.64 हॉर्स पावर। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन 3, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ विंड पावर? देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें वो अच्छे से पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर। द विंड स्पीड इज़ वाइटल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्पीड का ही
वाइटल रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। सही बात है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा पावर जनरेट होगी। द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल आर एंगल्ड इनटू द विंड। द टर्बाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन ओल्डर विंड मिल विंड एनर्जी वाज यूज्ड टू रन मशीनरी टू डू फिजिकल वर्क लाइक क्रशिंग ग्रेन्स और पंपिंग वाटर। देखो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। उसमें क्या होता है, जो हमारी द टर्बाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इसमें ये ऑप्शन ठीक भी है, वैसे बाकी सारे ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ही गड़बड़ से ये भी ठीक है, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और उसमें क्या होता है, इसमें विंड एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो चेंज किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। बाकी सारे ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है ये वाला ऑप्शन, इसमें मैकेनिकल एनर्जी दे रखा है। वैसे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वाइल जनरेटिंग ओशियन थर्मल एनर्जी। अब देखो ये भी उसी चैप्टर में से, सोर्स ऑफ एनर्जी में से ही। वाइल जनरेटिंग ओशियन थर्मल एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड बाय द वार्म ओशियन वाटर। वोलेटाइल लिक्विड, एसिडिक लिक्विड, बेसिक लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 आएगा, वोलेटाइल लिक्विड। अब ये वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से, ईजिली नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आसानी से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वोलेटाइल लिक्विड का एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसके एग्जांपल वोलेटाइल लिक्विड। और नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जो आसानी से कन्वर्ट ना हो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे लिक्विड, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में हो, उनको हम नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन से लेंस की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब। अब देखो इसमें याद रखना हमें कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f फोकल लेंथ, यानी जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पावर नेगेटिव। तो देखो अब इसके अंदर हमें पता है कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा, एक फोकल लेंथ f1 2f1, इधर होती है उसकी f2 2f2। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी के ऊपर, ये केस हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी जो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस के ऊपर। अब देखो ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ में क्या होता है, इधर +x इधर -x, इधर होता है +y नीचे होता है -y, ऐसे होता है ग्राफ के अंदर। अब देखो हमारी फोकल लेंथ बीच में हम मान लेते हैं हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अब इस साइड वाला डिस्टेंस देखना हमें, ये वाला, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी इसकी पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव। अब डाइवर्जिंग लेंस का केस देखो, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। ये लाइट को डाइवर्ज करेगा कैसे, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इधर पीछे बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, इधर फोकस के ऊपर। अब देखो इसमें याद करेंगे ग्राफ +x -x +y इधर -y, अब बीच में कनकेव लेंस है। देखो ये वाला इस साइड वाला डिस्टेंस देखना हमें, तो ये इस साइड वाला डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है, यानी इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, तो दोनों केस हमारे जो दोनों दे रखे हैं स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यानी इसका आंसर आएगा 13 का ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। Next question 14, natural occurring stones which were earlier found to be able to attract iron and nickel like other substance were called। इसका राइट आंसर क्या आएगा, लोड स्टोन। देखिए लोड स्टोन क्या होते हैं, ये लोड स्टोन पीस ऑफ मिनरल मैग्नेटाइट से बने होते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइट से बने होते हैं ये, और ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटाइट से बने हुए होते हैं और नेचुरल अकरिंग मैग्नेट बोलते हैं इनको, जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं। लोड स्टोन क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट बोलते हैं इनको, लोड स्टोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन एन अल्फा पार्टिकल द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू डैश फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर और कूलम। देखो जहाँ चार्ज की बात होगी ना, तो वहाँ कौन सा फोर्स आएगा, कूलम फोर्स। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2e+ का, 2e यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक अल्फा पार्टिकल पर इतना चार्ज होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इन विच ईयर डिड माइकल फैराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 1831, 1908, 1789 या फिर 1896। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, 1831। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ए 900 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, कि कोई क्यूब है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितनी उसकी वॉल्यूम पानी के बाहर है, ये पूछ रहा है वो। तो हम कैसे करेंगे इसको, जो हमें पता है जो हमारा बायोंट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, सबको पता है ये, तो जो बायोंट फोर्स है हमारा वो किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। जैसे ये क्यूब है,
लिक्विड के अंदर, इसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा ना, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है इसका वेट, जो क्या है mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इसका बायोंड फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो F किसके बराबर आ जाएगा, mg, वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, और बायोंड फोर्स ये क्या होता है v रो g इज इक्वल टू mg। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मास दे रखा है उसका, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो हमारा बायोंड फोर्स है वो वेट के बराबर होगा, और बायोंड फोर्स का फॉर्मूला है रो वी जी, और वेट का एम जी, यहाँ जी से जी कैंसिल, वी क्या है वॉल्यूम जो हमें निकालनी है, तो एम डिवाइड बाई क्या आ गया रो, रो क्या है डेंसिटी, एम मास कितना है उसका 900 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इंटू उसकी डेंसिटी 1 बाय कितनी होती है 1000, ये उसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में आएगा, और जो हमारे आंसर देखे सारे सेंटीमीटर में, तो इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कितनी वॉल्यूम बाहर है, तो क्या करेंगे, इसको 1000 में से माइनस कर देंगे किसको 900 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की इन दोनों में से कौन सी एडवांटेज नहीं है। एक तो नो वेस्ट, देखो ये भी कहाँ से आया, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी कहाँ से आया, ये ग्रेविटेशन से आया ये क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में जो दे रखा है तुम्हारे सिलेबस में फ्लोटेशन, ये वहाँ से है ये क्वेश्चन, और फ्लोटेशन ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है, ये आता है 9th क्लास में चैप्टर ग्रेविटेशन। अब देखो इसमें एडवांटेज पूछ रहा है कौन सी नहीं है, नो वेस्ट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ न्यूक्लियर सोर्सेज, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता। देयर इज नो स्कोप ऑफ लीकेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, ये स्टेटमेंट गलत है, रेडिएशन लीक कर सकती है। ठीक है, इसमें कह रहा है नो स्कोप की लीक हो ही नहीं सकती रेडिएशन, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्मफुल रेडिएशन लीक हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जब हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1, यानी ओनली 2, ओनली सेकंड स्टेटमेंट है, उसकी एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये 10th क्लास में से है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में से। ए 40 वाट 220 वोल्ट बल्ब बी हैज़ ए हाइयर रेजिस्टेंस देन ए 1 किलो वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट, द मैक्सिमम करंट दैट ए 100 वाट 220 वोल्ट लैम्प कैन विदस्टैंड इज 0.45 एम्पियर। देखो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, हमें खाली दे रखा है पावर और वोल्टेज, पावर और वोल्टेज की बात हो रही है ना, और रेजिस्टेंस की बात हो रही है। देखो यहाँ करंट की बात नहीं हो रही, तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आती है, वी बाय आई। अब इस वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी इज इक्वल टू वी आई, हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी बाय आर, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो देखो पावर और रेजिस्टेंस में रिलेशन आ गई, पावर और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेंगे तो पावर और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या आएगी, इनवर्स की आएगी, यानी इनवर्सली डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब देखो जब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगी, कम, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगी, ज़्यादा। अब हमें देखना है जो हमारा पहला पार्ट है, देख लो इसमें कह रहा है 40 वाट 220 वोल्ट बल्ब, देखो वोल्टेज कांस्टेंट है ना, हैज़ हाइयर रेजिस्टेंस देन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट हो गया, और वो ऊपर पहले कितना है 40 वाट। अब दोनों में से पावर कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, तो जो पावर ज़्यादा है जिसमें, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और जिसमें पावर कम है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। यही बात कही गई कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रिक हीटर से। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है मैक्सिमम करंट दैट ए 100 वोल्ट 220 वोल्ट लैम्प कैन विदस्टैंड इज 0.45 एम्पियर। देखो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, अब आई करंट निकालना है ना, तो आई क्या आएगा, P बाय वी। अब देखो पावर कितनी है 100 वाट, और वोल्टेज 220, 0 से 0 कैंसिल, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.45 ही आएगा एम्पियर। तो इतना करंट उसमें से फ्लो कर सकता है लैंप के अंदर से, तो स्टेटमेंट भी दूसरी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 19 का ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 20, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मे बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द अपर्चर ऑफ द प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 आइरिस। आइरिस से हम क्या करते हैं, प्यूपिल का साइज मेंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयंस कैन एग्जिस्ट अलोन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 ओनली 1, यानी पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली बेसिक, एसिडिक, या फिर माइल्डली बेसिक। देखो इसका राइट आंसर क्या आएगा 22 का, कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, तो हमेशा याद रखना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं।
जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स? वी सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन atoms, this is because an atom of oxygen has 4 electrons in the L cell, the atomic number of oxygen is 8 and it requires 4 more electron to complete its octet। देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना बता रहा है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 2 6, यही आएगी। या और सेल कैसे थे KLMN, तो L में कितने होंगे 6 होंगे, और ये कितने बता रहा है L में कितने हैं 4, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, दूसरी कह रहा है वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो देखो 2 ऑक्सीजन एटम 6 होते हैं लास्ट में, तो इधर 2 और इधर 2, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन एटम बनेगा उसमें भी 2 इधर 2 और इधर 2, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड ही बनेगा। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 ओनली 2, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आउट ऑफ द 118 एलिमेंट नोन टू अस हाउ मेनी आर नेचुरल अकरिंग? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 94। Next 25, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes dash electron giving rise to dash shared pair of electrons। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी जो हमारा जो इस सेकंड में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 18 ऐसे होती है, तो इसमें कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इसको 3 चाहिए, और दूसरा जो होगा नाइट्रोजन का एटम उसमें भी तो सेम आएगी 2 5, उसमें भी उसको भी कितने चाहिए 3, तो 3 बचेंगे, तो 3 3 में क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो इसमें कितने बचेंगे कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने शेयर करेगा वो 3 करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 1 3 3। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ये तो अभी बताया था मैंने कि नॉन मेटल हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और मेटल्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं बेसिक ऑक्साइड, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई गलत हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 1 नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम acceleration of the bus in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the bus floor is 0.14 and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें एक बॉक्स रखा हुआ है बस के फ्लोर के ऊपर, और जो फ्रिक्शन है उसका u की वैल्यू कितनी दे रखी है, फ्रिक्शन कांस्टेंट 0.14। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसमें कितना फोर्स, जो हमारा फोर्स होगा किसके बराबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है एम ए, और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, एन क्या होता है नॉर्मल फोर्स। अब देखो एम ए, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं एम ए इज इक्वल टू म्यू एस, एन की वैल्यू क्या है एम जी, एम से एम कैंसिल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया म्यू एस इंटू जी। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.14 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो इसको सोल्व करेंगे 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया कितना 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। Next question 28. A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 10 meter per second. If the mass of the ball is 0.12 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. Linear का मतलब है ऐसे गई और यहीं से क्या आ गई वापस आ गई। अब जाते वक्त उसकी स्पीड 10 थी, आते वक्त कितनी होगी डायरेक्शन चेंज होगी, तो -10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई v1, ये हो गई हमारी v2। अब देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम, और एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ये दो फॉर्मूले होते हैं इम्पल्स के, तो हम यहाँ कौन सा यूज़ करेंगे ये वाला। अब देखो इम्पल्स का फॉर्मूला पता लग गया, इसमें वेलोसिटी दे रखी है 2 हो गई हमारी, एक 10 एक -10 गया और वापस आई बोल। ठीक है, मास दे रखा है, तो कैसे पुट करेंगे आई की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब एम v1 माइनस एम v2, एम ले लिया कॉमन क्या बचा v1 माइनस v2, एम की वैल्यू कितनी है 0.12, अंदर 10 माइनस और -10 v2, वापस आते वक्त साइन चेंज हो जाएगा, तो अंदर इधर कितना आएगा ये माइनस का साइन इधर इसके साथ प्लस का साइन, 10 10 कितना हो गया 20, तो कितना आया आई इज इक्वल टू 0.12 इंटू 20, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 20, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 1.2 इंटू 2 कितना आएगा 2.4 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स की यूनिट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2.4 न्यूटन सेकेंड। Next question 29. Heating a china dish containing copper powder makes the copper powder becomes coated with a black substance. Which of the following equation is a correct translation of the statement? अब देखो इसमें क्या बन रहा है ब्लैक सब्सटेंस बन रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कॉपर को हमने क्या किया हीट किया तो ऑक्सीजन तो होगी, और क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोमेना नोन एज मिराज। अब मिराज क्या होता है, मिराज तुम सबने देखा होगा जैसे रोड के ऊपर, अब गर्मियों के टाइम में क्या होता है रोड के ऊपर हमें जैसे चलते हैं गाड़ी में, तो इधर ऐसा लगता है जैसे पानी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिराज, लेकिन यहाँ पानी होता नहीं, हमें लगता है क्या पानी है वहाँ,
तो देखो लाइट फ्रॉम ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए ट्री पासेस थ्रू ए मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये द एयर इज स्टिल द ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर ऑफ एयर डिक्रीज विद हाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीज विद इट्स डेंसिटी, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये मेरा आज के अकॉर्डिंग ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 31, एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तो सबको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका यूज करते हैं, यूरेनियम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट 32, फ्रीक्वेंसी हायर देन डैश आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखो ह्यूमन रेंज क्या होती है, ह्यूमन रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ऑडिबल रेंज जो होती है ह्यूमन ईयर की, ठीक है, कितनी होती है 20 हर्ट्ज 20,000। अब इससे नीचे वाली साउंड, यानी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है इंफ्रा साउंड, इंफ्रासोनिक बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम बोलेंगे अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द फ्यूज वायर हैज हाई रेजिस्टेंस देन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, ये ठीक है स्टेटमेंट बिल्कुल। द फ्यूज वायर हैज इट्स मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, द फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू द मेन सोर्स इन पैरेलल, द पीस ऑफ वायर मेड ऑफ लेड एंड टिन अलॉय इज यूज इन मेकिंग फ्यूज। हाँ, तो देखो फ्यूज वायर किससे बना होता है, लेड और टिन के अलॉय से, और हम फ्यूज वायर को कभी पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, हम हमेशा फ्यूज वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, वेयर कैन वी फाइंड मिथनोइक एसिड इन नेचर। अब देखो मिथनोइक एसिड क्या होता है, मिथनोइक एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। मिथनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हमें कहाँ मिलता है, एंड स्ट्रिंग में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, लिथियम, कार्बन, गैलियम, आयोडीन। तो हमें सबको पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा, कार्बन। कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब देखो सोलिनॉइड कैसा होता है, सोलिनॉइड ऐसा होता है। अब इसके अंदर फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, अंदर की बात हो रही, बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ऐसे ही बनती हैं। तो ये थोड़ा मिक्स हो गया, लेकिन होती है ऐसे ही है, ठीक है। तो अंदर की पूछ रहा है, सोलिनॉइड के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करती, और स्ट्रेट लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर मल्टीपल टाइम्स इंटरसेक्ट नहीं करती, कर्व्ड लाइन नहीं होती, अंदर नहीं होती, बाहर होती है, क्लोज कर्व्ड। तो इसका पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। 37, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज इन डैश रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट एटम अपने एक्सचेंज करते हैं आयंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रेशर हैज़ द करेक्ट वैल्यू। अब इसमें बताना प्रेशर की करेक्ट वैल्यू कौन सी है। अब देखो 1 एटॉमिक प्रेशर किसके बराबर होता है, ये होता है 101,325 पास्कल के बराबर होता है, यानी पहली हो गई गलत। दूसरी 1 mm ऑफ Hg कितने बराबर होता है, कितने टॉर्क के। तो इसका राइट आंसर आएगा 1 mm ऑफ Hg बराबर होता है 1 टॉर्क के, 1 टॉर्क के बराबर होता है। तो ये भी गलत। 1 टॉर्क इज इक्वल टू 0.113 पास्कल, ये भी गलत है स्टेटमेंट। 1 टॉर्क किसके बराबर होता है, 133 पास्कल के बराबर होता है 1 टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 1 बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सबको पता है कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी क्या आएगा, पुअर कंडक्टर, यानी ये इसका राइट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। CH3COH हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 391 केल्विन। CH3COH क्या होता है, ये होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 117.9 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में होता है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस 273 करेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 390.9 आएगा केल्विन, यानी यहाँ इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 391 ही आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब देखो CH3Cl क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये हमारा होता है क्लोरोफॉर्म, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 209 के आसपास केल्विन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड है CH3CH2OH, ये क्या होता है, ये होता है इथेनॉल, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका होता है 351 केल्विन के आसपास होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। चौथा CH4 क्या है, मीथेन है, और मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 91 केल्विन के आसपास। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 41, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब मिल्क, वुड, हाइड्रोजन। मिल्क क्या है, लिक्विड, वुड क्या है, सॉलिड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो हमें पता है जो है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है पार्टिकल के अंदर, और उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, यानी क्या आएगा, वुड, मिल्क और हाइड्रोजन। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वुड, मिल्क और हाइड्रोजन। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन
4 आएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट सेल बिफोर द इनर सेल आर फिल्ड इन केसेस ऑफ गैसेज। ये सब के लिए सिक्वल होता है कि पहले हर एक सेल भरा जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कह रहा है अकोमोडेटेड इन, पहले आउटर सेल भर जाते हैं इनर सेल से पहले। तो ऐसा नहीं होता, पहले इनर सेल्स को भरते हैं फिर उसके बाद आउटर सेल तक पहुँचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इन सॉल्यूशन की बात हो रही है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in solution. The particle of solution are smaller than 1 nanometer. अब देखो यहाँ कह रहा था पार्टिकल वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, यानी उनके पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है। स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अब इसमें उनका पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अगर हम उसका फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, तो सारे क्या होंगे, निकल जाएंगे और इसी के जो हमारा जो उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन से। तो फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, और सॉल्यूशन के अंदर हम उसका यूज़ नहीं करते फिल्ट्रेशन का। तो इसका क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, वेरी स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ नहीं करते। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू जॉन वुल्फगैंग डोबनियर। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ए पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट वाज क्रिएटेड थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी द एटॉमिक मास एंड आल्सो ऑन द सेमी सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, एटॉमिक मास को ही उन्होंने माना था, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी अरेंज करने के लिए, ठीक है। अभी क्या जो मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है, एटॉमिक नंबर को माना है, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट इसकी गलत है। जो मेन क्रेडिट है क्लासिफाइंग एलिमेंट किसको दिया गया है, वो दिया गया है मेंडलीव को। मेंडलीव को क्रेडिट दिया गया है, ना कि डोबनियर को। इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन 1, ओनली 1, 44 का। यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी पहली है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का मास बताना है हमें। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज, अब देखो हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्यूमिनियम का, 13। एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं किसी भी एटम को, ए एक्स जेड। ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए क्या होता है, एटॉमिक मास उसका, ठीक है। तो जो ए होता है हमारा एटॉमिक मास वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 13 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 13 + 14 कितना होता है, 27। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हु पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, नील बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉनस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी, न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन 48, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स टेक्स प्लेस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। इफ़ वी कन्वर्ट 287 केल्विन टू सेल्सियस वी गेट। अब देखो सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 287 में से हमें 273 माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा ये, 14 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 14 डिग्री सेल्सियस। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स इंटरफेयर विद ओवुलेशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवेरीज। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। देखो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन किया, हमारा पेपर था, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, 2021 का पेपर है ये। हमने इसके अंदर किए हैं 50 क्वेश्चंस। अभी हमारे 50 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमने अभी 50 तक कवर किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए 51 to 100 वो हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।